आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में बताएंगे। इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में, विशेष तौर से वनडे एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अनेक कंपनियां भारत आती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, भारत में पुर्तगाली आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, डच आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडिश आते हैं और ये कंपनियां भारत में अपना व्यापार करती हैं और व्यापारिक लाभ यूरोप ले जाती हैं। भारत में इन कंपनियों की गतिविधियां किस प्रकार से आगे बढ़ी, किस प्रकार से इन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया, तमाम गतिविधियां जो इनसे जुड़ी हुई हैं, इन पर विस्तार में जाने से पहले इस प्रश्न पर बात करेंगे कि ये कंपनियां भारत क्यों आई। और इसको जानने के लिए हमें थोड़ा यूरोप का इतिहास समझना होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि 14वीं 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। पुनर्जागरण एक प्रकार का मानसिक आंदोलन था, एक प्रकार की मनोवृत्ति में बदलाव का सूचक था। अब जो मनुष्य है, यूरोप का मनुष्य, वो तर्क के आधार पर सोचने लगता है। पहले के युग में, पुनर्जागरण से पहले के युग में, वो तर्क पर आधारित नहीं था, वो भावना पर आधारित था। भावना पर आधारित होने के कारण मानव जीवन केंद्र में नहीं था, ईश्वर केंद्र में था, राज्य केंद्र में था। ईश्वर के नाम पर मनुष्य कुर्बान हो जाता था, राज्य के नाम पर बलिवेदी पर चढ़ जाता था। लेकिन अब बदल चुका था समय। पुनर्जागरण काल में तर्क का युग आ जाता है। अब तर्क के युग के आने के बाद मनुष्य को केंद्र में रखा जाता है। यानी जो भी कार्य होगा, जो भी व्यवस्थाएं बनेंगी या बनाई जाएंगी, सरवाइव करेंगी, उनके केंद्र में मनुष्य होगा। अब मनुष्य के सुख और मनुष्य के दुख, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तर्क का युग होने के कारण मनुष्य में जिज्ञासा का जन्म होता है और ये जिज्ञासा विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती है। धर्म में दिखाई देती है, अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है, साहित्य में दिखाई देती है, विज्ञान में दिखाई देती है, राजनीति में दिखाई देती है। और इस प्रकार से नए नए विचार, नए नए आविष्कार सब होने लगते हैं। दूसरी ओर ये जिज्ञासा दुनिया को जानने से भी संबंधित है। अब लोग विश्व को भी जानना चाहते हैं और जब तर्क के युग से वैज्ञानिक आविष्कारों को बढ़ावा मिलता है, कंपास आ जाता है, मापन सारणियाँ आ जाती हैं, तमाम वैज्ञानिक उपकरण आ जाते हैं, तो विश्व के प्रति जो ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। लोग भौगोलिक खोजों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। एक यह भी कारण है कि यूरोप में उस समय वणिकवाद शुरू हो गया था। वणिकवाद, और यही बाद में जाकर के पूंजीवाद में बदल जाता है। सामान्य सा आप ये समझें जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर एक राज्य, जो यूरोप का राज्य है, वह अपनी व्यापारिक कंपनियों को थोड़ा सहारा देता है, उनको संरक्षण देता है और एक प्रकार से आर्थिक राष्ट्रवाद आप इसको कह सकते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार को आगे बढ़ाना है और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए व्यापारिक कंपनियों को प्रोत्साहन देना है, जिससे वे दुनिया के दूसरे देशों से अपना व्यापार कर सकें। इसके अलावा एक और घटना है क्रूसेड। क्रूसेड बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में।
वनडे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। ये 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक चलता है। यानी आप 1090-95 से लेकर के 1290-95 तक आप कह सकते हैं। क्रूसेड क्या है? क्रूसेड वास्तव में जेरूसलम को लेकर के जो ईसाई दुनिया है और इस्लामी दुनिया है उसके संघर्ष को व्यक्त करता है। क्रूसेड जब चल रहे थे तो तमाम युद्ध चल रहे थे। आप देख रहे हैं एक लंबा समय 1100 से लेकर के 1295 लगभग 200 वर्ष ये युद्ध आपस में चलते रहते हैं। इससे होता क्या है, जो स्थल मार्ग के व्यापार है एशिया के साथ और भारत के साथ, ये सब बाधित होने लगते हैं, इसमें बाधा पहुंचती है। इसके अलावा एक और घटना घटती है 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में जो कुस्तुनतुनिया है, जिसको आधुनिक समय में आप इस्तांबुल कहते हैं या कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से आप जानते हैं, उस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और जब तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो इस मार्ग से जो यूरोप का व्यापार चल रहा है, रोमन साम्राज्य का जो व्यापार चल रहा है एशिया के साथ, भारत के साथ, वो बाधित हो जाती है। यद्यपि थोड़ा बहुत व्यापार भूमध्य सागर के माध्यम से चलता है, लेकिन यहाँ वेनिस के व्यापारियों का वर्चस्व है, इटली के व्यापारियों का वर्चस्व है, और जो लाभ है वो इन यूरोप के देशों को नहीं मिल पाता है। इसलिए यूरोप के देशों के सामने अब एक ही विकल्प है कि वह स्थल मार्ग जब अवरुद्ध हो गया है तो जल मार्ग के द्वारा भारत से व्यापार के रास्ते खोजें, और इस प्रकार से भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो पुनर्जागरण के कारण दुनिया की खोज शुरू होती है, वणिकवाद से जो आवश्यकताएं पैदा होती हैं, और 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर जो अधिकार हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप वैकल्पिक मार्गों की खोज की आवश्यकता होती है। और इसी सिलसिले में आपने पढ़ा होगा कि कोलंबस पहले स्पेन का नाविक था। कोलंबस, मैंने पहले उल्लेख किया है, जो यूरोप के शासक हैं ये प्रोत्साहन दे रहे हैं नाविकों को, व्यापारियों को, ये भारत की खोज के लिए निकलता है। लेकिन कोलंबस अमेरिका पहुंच जाता है, उसने इसको भारत ही समझा, और इसलिए यहाँ के मूल निवासियों को भी वो रेड इंडियन कहता है। इसके बाद वास्को डिगामा ये 1498 ईस्वी में एक गुजराती व्यक्ति था, मनीद नाम था, उसकी सहायता से कालीकट पहुंच जाता है। केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा करके वो केरला पहुंच जाता है, कालीकट पहुंच जाता है। और पहली बार भारत में 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डिगामा के रूप में भारत पहुंचते हैं। और इसके बाद तमाम यूरोपीय कंपनियां भारत पहुंचती हैं। एक सिलसिला शुरू हो जाता है 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में यूरोप में वाणिज्यवाद बढ़ जाता है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है 18वीं शताब्दी में। तो यूरोप के देशों को उपनिवेश स्थापित करने की आवश्यकता होती है, अपने यहाँ जो उत्पादन होता है उसका माल खपत करने के लिए अन्य देशों की आवश्यकता होती है। और इस सिलसिले में तमाम यूरोपीय कंपनियां भारत आईं। अब आपके यहाँ जो एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम्स में ख़ास तौर से प्रीलिम्स लेवल पर वनडे एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं कि भारत में पहले कौन सी कंपनी आई। तो जैसे अभी हमने पहले उल्लेख किया है कि पुर्तगाली आते हैं, और पुर्तगाली आते हैं 1498 ईस्वी में। इसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है 1498 यानी 1500 ईस्वी और 1600 ईस्वी तक 100 साल तक पुर्तगालियों का भारतीय व्यापार पर, एशिया के व्यापार पर वर्चस्व बना रहता है। इसके बाद जो कंपनी आ रही है इसमें आप अंग्रेज़ों का उल्लेख करेंगे, और अंग्रेज ये जो है ये 1600 ईस्वी में भारत आते हैं। इसके बाद आप डच को याद करेंगे, ये 1602 ईस्वी में, एक चार्ट आप बना लेंगे, 1602 ईस्वी में भारत आते हैं।
डच जैसे आप जानते हैं कि हॉलैंड के रहने वाले थे, जिसको वर्तमान में नीदरलैंड हम जानते हैं। अंग्रेज़ अपना इंग्लैंड आप जानते हैं, ब्रिटिशर्स हैं, इनको आप जानते ही हैं। इसके बाद भारत में डेनिस आते हैं। डेनिस यानी डेनमार्क के रहने वाले हैं। मैप में आप देखेंगे, मैप की सहायता से तैयार करेंगे तो आसान हो जाएगा। ये 1616 ईस्वी में भारत आते हैं। इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, ये 1664 ईस्वी में आते हैं। और सबसे लास्ट में स्वीडिश आते हैं, यद्यपि इन्होंने बहुत समय नहीं बिताया, चले जाते हैं और 1731 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। तो इस तरह से आप इनको क्रम में ही याद करेंगे। पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। कब आए? 1498 ईस्वी में आए। उसके बाद कौन आया? अंग्रेज़ आते हैं। कब आए? 1600 ईस्वी में आए। फिर कौन आता है? डच आते हैं 1602 ईस्वी में। उसके बाद डेनिस आते हैं 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी में। और स्वीडिश आते हैं 1731 ईस्वी में। इसके बाद ये भी आपके यहाँ प्रश्न बनता है कि ये जो आए हैं, यूरोपीय कंपनियाँ आई हैं, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अब फैक्ट्री से आशय ये है, यहाँ पर पहले ही मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, फैक्ट्री जैसे आपके मस्तिष्क में आ जाता होगा कि फैक्ट्री है तो वहाँ कोई उत्पादन कार्य होगा। तो जब भी यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में मैं फैक्ट्री की बात करूँगा तो ये दिमाग में स्पष्ट रखना है कि ये जो फैक्ट्री है यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में, यहाँ कोई उत्पादन कार्य नहीं होता। यहाँ पर ये एक ऐसे स्थान होता है कि जहाँ पर यूरोपीय कंपनियों से संबंधित लोग रहते हैं, अपना माल का संग्रह करते हैं, वहीं माल आता है, वहाँ से ले जाते हैं, कोई उत्पादन कार्य नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पुर्तगालियों ने जो पहली कंपनी स्थापित की 1498 ईस्वी में आते हैं, लेकिन 1502 ईस्वी में ये अपनी कंपनी कोचीन में स्थापित करते हैं, केरला में, कोचीन में। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आते हैं, लेकिन 1608 ईस्वी में इनकी पहली फैक्ट्री बनती है और वो पहली फैक्ट्री बनती है सूरत में, गुजरात में। मैप में आप देखेंगे। इसके बाद इन्होंने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ आप देखेंगे मैप में 1611 ईस्वी में। प्रश्न भी आता है कि दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो मछलीपट्टनम में बनाई। कब बनाई? 1611 ईस्वी में। डच 1602 ईस्वी में आते हैं, लेकिन इन्होंने जो फैक्ट्री अपनी बनाई है वो 1605 ईस्वी में बनाई है। पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई है? मछलीपट्टनम में ही बनाई है। डेनिस 1616 ईस्वी में आते हैं। इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री बनाई है वो 1620 ईस्वी में बनाई है। कहाँ बनाई है? ट्रावनकोर, तंजौर में। ये केरला में है, आप मैप में इसको जाकर के देख लेंगे। फ्रांसीसी जो अपनी पहली कंपनी बनाते हैं 1664 में आते हैं, 1668 ईस्वी में बनाते हैं और पहली फैक्ट्री सूरत में बनाते हैं। तो इस तरह से आपके प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न बनते हैं, यानी आपको याद कर लेना है। जहां 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। पहले कौन आए, उसके बाद पुर्तगाली आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, डच आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडिश आते हैं। कब आते हैं? 1498 में। पहली फैक्ट्री 1502 कोचीन। तो इस तरह से सारी फैक्ट्रियाँ आप याद कर लेंगे। इसके बाद की क्लास में हम आपको एक एक कंपनियों के बारे में, पुर्तगाली इनकी भारत में किस प्रकार से गतिविधियाँ रहीं, अंग्रेज़ों की क्या गतिविधियाँ रहीं इन टोटलिटी, डच ने कैसे पूरा यहाँ काम किया, डेनिस, फ्रांसीसी, सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे।